राम भक्तों पर गोलियां चलती थी और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास राजनीतिक कार्यक्रम रण 403, जिसमें मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। राम भक्तों पर गोलियां चलती थी और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी मैदान में है और प्रदेश की हर गली में चुनावी संग्राम जारी है। ऐसे में रण 403 में आज हम बात करने वाले हैं औरैया की 3 विधानसभा सीटों की, जहां कहीं पर पिता बेटी आमने सामने हैं तो कहीं पर साख बचाने तो कहीं पाने की होड़ लगी हुई है। हमारे साथ आज मेहमान भी जुड़ेंगे जो औरैया की राजनीतिक स्थिति पर रोशनी डालेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। औरैया विधानसभा सीटें 3। 2012 में तीनों सीटों पर था सपा का कब्जा। 2017 में तीनों सीटों पर खिला कमल। औरैया सदर 2017 रमेश दिवाकर भाजपा से विजयी हुए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर पार्टियों ने तस्वीरें अब साफ कर दी है। बात अगर औरैया विधानसभा सीट की करें तो आजादी से अब तक 17 विधायक चुने गए, लेकिन भाजपा प्रत्याशी को केवल 2 बार ही जीत मिली। 2017 के चुनाव में मिली जीत पार्टी एक बार फिर से दोहराना चाहती है। यही कारण है कि इस सीट पर प्रत्याशी के चयन में पार्टी ने फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। दिबियापुर सीट पर कांटे की टक्कर। 2012 प्रदीप यादव सपा से विजयी हुए। 2017 लाखन सिंह बीजेपी से विजयी हुए। औरैया जिले की हॉट सीट की बात की जाए तो वह दिबियापुर ही बताई जा रही थी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर अपने सिटिंग विधायक कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह पर भरोसा जताया है। तो वहीं सपा ने अपने सबसे करीबी सांसद और विधायक रहे प्रदीप यादव पर विश्वास जताते हुए दोबारा टिकट दी है, जिन्हें पिछली बार 11,000 वोट से बीजेपी से हार मिली थी। लेकिन इस बार की सियासत औरैया की कुछ और ही कह रही है। बिधुरा सीट पर पिता बेटी आमने सामने। 2012 प्रमोद गुप्ता सपा से विजय हुए। 2017 विनय शाक्य भाजपा से विजयी हुए। औरैया जिले की विधानसभा बिधुरा सीट की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। वह भी इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़ा और सपा में शामिल हुए तो तमाम विधायक उनके पीछे चल दिए, जिसमें से बीजेपी से बागी हुए बिधुरा विधानसभा से विधायक विनय शाक्य भी हैं। वह भी सपा में शामिल हो गए। बीजेपी ने पहले ही राजनीति दाव पेच खेलते हुए विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि पिता और बेटी अपनी अपनी जीत के लिए आमने सामने होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि औरैया की राजनीति किसकी ओर करवट लेती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा कि औरैया की विधानसभा सीटों पर कब किसका कब्जा रहा है और कैसे समीकरण बने हुए हैं। अब एक ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ लीजिए कि औरैया की राजनीतिक स्थिति इस वक्त की क्या बनी हुई है। 2017 में कैसी राजनीति थी, 2012 में। तो औरैया की विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। यहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं।
और तीनों सीटों पर 2012 में सपा का कब्जा रहा। 2017 में इन्हीं तीनों सीटों पर कमल खिला। जहां 2012 से 2017 के बीच का जो समीकरण रहा वो काफी अलग रहा। जहां 2017 कमल के लिए यानी कि भाजपा के लिए बहुत अच्छा रहा, तो 2012 सपा ने तीनों सीटों पर कब्जा किया था। औरैया सदर सीट की बात की जाए तो 2017 में यहां से रमेश दिवाकर जो है भाजपा से, उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत प्राप्त की थी। 2017 के रमेश दिवाकर ने औरैया सदर यानी ये कहीं ना कहीं शहरी परिवेश की भी सीट मानी जाती है, वहीं से जुड़ी हुई है, तो 2017 में भाजपा ने वहां पर कमल खिलाया था। बात अगर 2012 में कर ली जाए तो यहां से लाखन सिंह जो है और 2017 में विजय हुए थे। 2012 में प्रदीप यादव सपा से दिबियापुर सीट की ये हम बात कर रहे हैं। यहां से दिबियापुर सीट से 2012 में प्रदीप यादव और 2017 में लाखन सिंह ने विजय प्राप्त की थी। बिधुना सीट इस वक्त की सबसे चर्चित सीट बनी हुई है। बिधुना सीट पर पिता और बेटी आमने सामने है, यानी कि पिता बागी हो गए हैं भाजपा से और सपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा ने कार्ड खेलते हुए उनकी बेटी को टिकट दे दिया है, जहां वो अब चुनावी मैदान में है। और बिधुना में इस वक्त जो चुनावी लड़ाई है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आमने सामने है पिता और बेटी। तो 2012 में यही बिधुना सीट से प्रमोद गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। वहीं विनय शाह के जो अब बागी हो गए हैं और जिन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है, वो 2017 में यहां से विजय हुए थे और विधायक थे। उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ करके सपा का दामन थाम लिया है और अब उन्हीं की बेटी इसी बिधुना सीट से प्रत्याशी है भाजपा की। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से 2012 और 2017 के समीकरण रहे, जहां तीनों सीटों पर 2012 में सपा ने कब्जा किया था और 2017 में वही तीनों सीटों पर कमल खिला था। आज हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो औरैया की राजनीतिक इतिहास के बारे में हमें बताएंगे। तो आज रण 403 में हम बात कर रहे हैं औरैया की, क्योंकि औरैया इस बार काफी चर्चा में है। यहाँ की बिधुना सीट बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उसकी विस्तार से चर्चा आज हम करने वाले हैं कि क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं तीनों विधानसभा सीटों पर, क्योंकि तीनों पर अगर बात की जाए 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था और इस बार लगातार मशक्कत चलती जा रही है। सपा, कांग्रेस और बीजेपी जो है, बसपा, सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं कि औरैया में कैसे अपने दबदबे को दोबारा से स्थापित करें और बीजेपी का जो दबदबा बना हुआ है उसे कैसे आगे लेकर जाए। तो इस पर हमारे साथ मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुधाकर जी, जिस तरीके से मैंने शुरुआत की है कि औरैया की जो बिधुना सीट है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि पिता और बेटी जो है वो आमने सामने है। तो आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि उस समय सीट का क्या हाल है, क्या उसका वर्तमान है, क्या स्थितियां हैं उस सीट पर। देखिए, बिधुना सीट पिछले 2 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में धनीराम वर्मा रहे, उनका बड़ा कार्यक्षेत्र रहा, उनका बड़ा प्रभुत्व रहा, बड़ा दबदबा रहा। पिछली 2 बार से विनय साक एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी से और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से। ये विनय साक ने 2 बार ये सीट जीती और मौजूदा समय में चूंकि विनय साक समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, उनकी बेटी रिया साक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से मुकाबला तो वहां दिलचस्प इसलिए है कि बाप बेटी दोनों अलग अलग दलों में हैं, लेकिन वहां पर असली लड़ाई है रिया साक और रेखा वर्मा की। रेखा वर्मा धनीराम वर्मा के परिवार से आती हैं और धनीराम वर्मा का परिवार वहां काफी प्रभाव रहा उसका, और धनीराम वर्मा के परिवार में धनीराम वर्मा की बात कोई इतना प्रभुत्व नहीं रख पाया, लेकिन रेखा वर्मा काफ़ी प्रयास करती हैं। रेखा वर्मा वहाँ पे लोगों के संपर्क में रहती हैं, तो रेखा वर्मा एक परिपक्व भी हैं, काफ़ी उम्रदराज हैं। उन्होंने राजनीतिक रूप से काफ़ी लंबी यात्रा देखी है, अपने पति की, धनीराम वर्मा की भी अपने परिवार में देखी और लोगों की भी देखी है। तो रिया साक नई है
और क्योंकि विनय साक उनके विरोध में है और उनके चाचा भी एक अलग अपनी राग अलाप रहे हैं, तो रिया साक के लिए लड़ाई बड़ी मुश्किल है जी। रेखा वर्मा का मामला यहां मजबूत हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है वो लड़ाई में नहीं आ पा रहा है। लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी की रेखा वर्मा और रिया साक के बीच में है। जाति गणित के अनुसार भी वहां पर साक वोट है और पिछड़े काफी है, लेकिन पिछड़े बटेंगे और जिसको अगड़ा वोट चला जाएगा, ब्राह्मण चला जाएगा, ठाकुर चला जाएगा, वैश्य चला जाएगा, अगड़ा वोट जिसको जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस मामले में फिलहाल रेखा वर्मा वहां पर पल्ला भारी दिखाई देता है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि रेखा वर्मा एक वरिष्ठ राजनेता हैं, साथ ही जो दूसरी पार्टी है यानी बीजेपी से जो लड़ रही है वो एक नया चेहरा है। कहीं ना कहीं उनके पिता बागी हुए और सपा में चले गए, तो और दूसरी तरफ एक समीकरण बता रहे हैं कि जिसके साथ ब्राह्मण होगा, शाक्य होगा, वही विजयी होगा। जिस तरीके से जातीय अगले होंगे ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, जिसके साथ चला जाएगा वैश्य, वो निश्चित रूप से, क्योंकि ये पिछड़ों में ये जो रेखा वर्मा और रिया साक बराबर से लड़ाई लड़ेंगी। रिया साक के साथ एक चीज और है, विनय साक एक लंबे समय से पैरालाइज्ड हो गए, बीमार रहे और समाजवादी पार्टी में जाने के बाद उनसे बेटी ने विद्रोह किया और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, इसका भी उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि खामियाजा उठाना पड़ सकता है इस बात का, जब वो बागी हुई हैं, अपने पिता से बागी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हमेशा से एक ब्राह्मण कार्ड खेलती रही है, हिंदू कार्ड क्या उस सीट पर इस कार्ड की वजह से रिया शाक को फायदा मिल सकता है? देखिए, ब्राह्मण कार्ड पूरे उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में आप जैसे देखती हैं कि ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या ब्राह्मणों के साथ कदम दुराभाव किया गया, ब्राह्मणों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया गया, तो इसका प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं है। और ये सारे जाति समीकरण काम करते हैं। जब लड़ाई दो पे दो होती है तो आदमी ये देखता है कि हम ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो जीत रहा हो, ताकि हम उसके साथ लगे, तो भविष्य में 5 साल काम तो उसी से लेना है। तो जमीनी स्तर पे होता क्या है कि जब लड़ाई में कोई पल्ला किसी का भारी होता है तो तमाम जातियों के छोटे छोटे परसेंटेज में वोट उधर ही झुक जाती है, तो इसका फायदा रेखा वर्मा को मिल सकता है। बात अगर दिबियापुर सीट की जाए तो, लेकिन इस बार जो है बिधुना सीट काफी चर्चा में है, लेकिन हमेशा से दिबियापुर सीट बिधुना में एक चीज और देखिए, बिधुना में जो इसके 2012 में प्रमोद गुप्ता विधायक रहे थे समाजवादी पार्टी से, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, और वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के का जो दूसरा परिवार है साधना जी का, उस परिवार के रिश्ते में आते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और पूरी ताकत से रिया साक को लड़ाएंगे, लेकिन अब इसमें देखना ये है कि वो भी कितने सफल होते हैं जी। हो सकता है कि वैश्य बिरादरी का काफी वोट वो उधर डाइवर्ट करने में सफल हो जाए। अच्छी नेता है और वहां पे काफी उनका प्रभाव है, लोगों के साथ काफी घुले मिले हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते रहे हैं, हमेशा उपलब्ध होते रहे हैं। एक प्लस पॉइंट रिया साक के साथ ये है कि प्रमोद गुप्ता ने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, और प्रमोद गुप्ता अगर उनको ईमानदारी से लड़ा रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है लड़ा रहे हैं, तो रिया साक को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन लड़ाई बहुत कठिन है। जिस प्रकार से औरैया की अगर बात की जाए राजनीति की, तो वहां पर हमेशा वर्चस्व की राजनीति रही है। वहां पर आए दिन वर्चस्व को लेकर के चीजें देखी जाती हैं कि कहीं ठाकुर और ब्राह्मण में विवाद हो गया, तो जो जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की बहुत सारी स्थितियां जो है देखने को मिलती हैं। बात अगर दिबियापुर सीट की जाए तो वहां पर इस समय किस तरीके का जातीय समीकरण है, किसकी पकड़ इस समय उस सीट पर ज्यादा दिखाई पड़ रही है? देखिए, दिबियापुर में लाखन सिंह राजपूत मौजूदा समय में, एक चीज और आप समझ लीजिए कि पहले दिबियापुर सीट नहीं थी, पिछले 2 चुनावों से दिबियापुर सीट बनी है। पहले बिधुना, औरैया और अजीतमल 3 विधानसभाएं थी। एक 10 साल पहले परसीमन के बाद
जो बनी है उसमें औरैया की सीट कुछ काट के हाँ कुछ दिबियापुर में चली गई, कुछ बिदूना में, दिबियापुर का कुछ हिस्सा बिदूना में चला गया। अजीत मल को उन्होंने जोड़ दिया औरैया से। तो ये जो भौगोलिक स्थिति बदली है, इसमें दिबियापुर सीट पे निश्चित रूप से यादव बाहुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। यादव बाहुल सीट है और उसके बाद वहां पे राजपूत, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं लाखन सिंह राजपूत जी। राजमंत्री भी रहे हैं, मृदुभाषी हैं, वकालत करते रहे और लोगों के काफी संपर्क में रहते हैं, और उनसे अगर कोई खुश नहीं है तो कोई असंतुष्ट भी नहीं है। वो जो जिसका जैसे काम आ सकता है काम आते हैं। प्रदीप यादव को वहां जैसे आप कहते वर्चस्व की लड़ाई रहती, प्रदीप यादव वहां पे एक बड़ा भारी भरकम नाम बताया जाता है। प्रदीप यादव को लोग एक दबंग के रूप में देखते हैं। वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और पिछली बार यहाँ से लाखन सिंह से ही हारे थे वो। तो यादव निश्चित रूप से है और राजपूत भी बहुतायत में है। लेकिन सबसे दिलचस्प दिबियापुर की लड़ाई है कि जिस तरफ फिर वही बात है कि ब्राह्मण और बनिया किधर जाएगा, और हमें लगता है कि ब्राह्मण प्रदीप यादव को पसंद कौन ना करे। समाजवादी पार्टी में वहां पे निश्चित रूप से यादव बाहुल क्षेत्र है, और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सब की कर्मस्थली रही है, कर्मभूमि रही है। पहले औरैया और इटावा एक ही जिला, औरैया इटावा जिले में ही आता था, और बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, और निश्चित रूप से मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है। लेकिन प्रदीप यादव को ब्राह्मण और बनिया को उतना पसंद ना करे, इस लिहाज से एक लो प्रोफाइल लीडर के रूप में जो लाखन सिंह उभर के आते हैं, तो हो सकता है लाखन सिंह को इसका फायदा मिल जाए जी। अब बात औरैया सदर की कर लेते हैं जी, क्योंकि इस समय वहां पर सपा या भाजपा की बात हम नहीं कर सकते हैं। वहां पर इस समय चारों पार्टियां जो हैं वो प्रमुख भूमिका में सामने आई। वही आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी सबसे पहले घोषित कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर शायद देखा जा सकता है वहां पर। तो जो ये मुकाबला है चारों पार्टियों में, तो इस समय इस बात के बाद क्या स्थिति बनी हुई, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि उसको इतने सालों बाद ये जीत मिली है तो उसको वो बरकरार रखे। सपा जो हमेशा से वहां पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है, वो चाहती कि इस बार उस सीट पर दोबारा से वो काबिज हो जाए। लेकिन कांग्रेस और बसपा भी कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, औरैया सीट बड़ी दिलचस्प सीट है। इसमें कभी किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी रिपीट नहीं कर पाया जी। और निश्चित रूप से ये औरैया की सीट बहुतायत में समाजवादी पार्टी या इसके पहले लोकदल, वहां पर केवल एक विधायक हुए हैं, स्वर्गीय श्री भारत सिंह चौहान, जिनका रिकॉर्ड है कि वो 3 बार वहां से औरैया विधानसभा से विधायक हुए जी। और वो लोकदल से थे, और उत्तर प्रदेश सरकार वो मंत्री बने। बहुत जनप्रिय थे, बहुत लोकप्रिय थे, और वो जमाना भी अलग था, क्योंकि वो रिक्शे से निकलते थे और लोगों से लखनऊ जाने के लिए, भाई मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और वो जमाना अलग था, वो वक्त अलग था। लोग 3 बार, उसके बाद कोई भी पार्टी वहां से दोबारा अपना रिपीट कैंडिडेट नहीं कर पाई। उसके बाद से मुलायम सिंह यादव ने वहां पे अपना प्रयास किया तो कमलेश पाठक को बनाया। कमलेश पाठक एक बार उस लहर में, जब 1984 में जब कांग्रेस का प्रचंड बहुमत आया था, उसमें भी कमलेश पाठक मुलायम सिंह की पार्टी से विधायक बने, और उसके बाद वो हार गए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की स्थिति आई तो वो हार गए। तो वहां पे स्थिति बड़ी दिलचस्प है, और वहां पे है क्या, वहां पे वर्चस्व है ब्राह्मणों का, ठाकुरों का और वैश्यों का। लेकिन वहां पर बहुतायत में हरिजन वोट भी बहुत है, हरिजन वहां बहुतायत में है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी केवल एक बार, शायद 2 चुनाव के पहले, रामजी शुक्ला वहां से, जो फिर चेयरमैन भी रहे हैं, वो रामजी शुक्ला एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी से जीते हैं। हरिजन की इतनी ज्यादा तादाद होने के बाद भी बहुजन समाजवादी पार्टी कभी दोबारा अपना कैंडिडेट वहां से नहीं जिता पाई। वहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार औरैया में रमेश दिवाकर, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, रमेश दिवाकर ने पिछली बार सीट जीती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का और योगी की लहर थी।
इसके पहले भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ कोई नहीं जीतता था। वहां पर जब भी लड़ाई हुई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह या लोकदल या जो भी उनकी पार्टियां रहेंगी, बस समाजवादी पार्टी, बस समाजवादी पार्टियां, उनका ही वहां पे वर्चस्व रहा। और हमेशा वहां पे आप देखिएगा कि ब्राह्मण कैंडिडेट बहुतायत में जीते। और पिछली बार ये तीसरी बार है जब वो सीट हो गई सुरक्षित। तो वहां पे वर्चस्व की लड़ाई जरूर है, लेकिन समस्या ये है कि वहां पे ब्राह्मण ठाकुर बनिया चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया अपने मोहरे लाता है। अब इस समय जितेंद्र दोहरे की स्थिति समाजवादी पार्टी की है। और ये जो इससे लड़ रही है गुड़िया कठेरिया की स्थिति ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, वोटों की गलत पे दिया होगा। गुड़िया कठेरिया अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी और उसमें हार गई थी, और गुड़िया कठेरिया को टिकट मिल गया। गुड़िया कठेरिया वहां बीजेपी प्रत्याशी है। अब बीजेपी ने क्यों प्रत्याशी बनाया, कैसे प्रत्याशी बनाया, हो सकता है ब्राह्मणों पे दांव लगाया हो। और जहां तक आप ब्राह्मण ठाकुरों की बात करती हैं कि हालांकि औरैया में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ब्राह्मणों को बहुत है, तो ब्राह्मण की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां ठाकुर भी प्रभावशाली बहुत, जनसंख्या कम है लेकिन प्रभावशाली बहुत है, आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम है, तो उनका भी दखल रहता है। अब इसको गुड़िया कठेरिया को उन्होंने किस आधार पे वोट दिया है? गुड़िया कठेरिया को अगर ब्राह्मण सपोर्ट कर देता है जी। तो गुड़िया कठेरिया की स्थिति बनेगी, नहीं तो गुड़िया कठेरिया हमें नहीं लग रहा कि कहीं लड़ाई में भी रहेंगी, पीछे रहेंगी, बहुत पीछे रहेंगी। तो कुल मिलाकर के मैं जिस प्रकार से अब योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं, आलाकमान कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे, दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वही बात मैं इस सीट पर भी आपसे कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि इस सीट का एक ऐसा समीकरण हमेशा से रहा है कि दोबारा कोई भी यहाँ पे विधायक इस सीट से नहीं बन पाया है। और इस बार अगर बीजेपी की स्थिति आपके तौर पर जो प्रत्याशी उतारा गया है, आपने बताया कि जिला पंचायत जैसा चुनाव वो हार गई, तो इस आपके हिसाब से जो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस समय उनकी क्या स्थिति है कि जिससे वो हार जीत उनके साथ हो सकती है? देखिए, अगर ब्राह्मण पूरी तरीके से इनके साथ लग गया तो निश्चित रूप से ये लड़ाई में आ जाएंगी, जीतने की स्थिति बनेगी नहीं बनेगी तो बात की बात है जी। अब चूंकि कठेरिया है और जितेंद्र जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे वो दोहरे है, जहां तक मेरा अपना आकलन है कि वहां पर औरैया में दोहरे वोट शायद कठेरिया से ज्यादा है। तो एक तो उसको दोहरे वोट का फायदा मिलेगा, यादव है, यादव का फायदा मिलेगा, और बैकवर्ड है जितेंद्र को, उसका फायदा मिलेगा। दूसरे अभी एक नया विवाद औरैया में हो गया था वहां पे जिला पंचायत को लेके, तो उसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ जिस तरीके से उसने जो किया वो गलत किया। किसी जाति विशेष के बारे में इस तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत किसी से रंजिश हो सकती है, किसी शिकायत हो सकती है, लेकिन हम किसी समुदाय को, किसी जात को लेके अगर कोई टिप्पणी करें वो गलत है। लेकिन उसके साथ उसके बाद जो प्रशासन ने किया आनन फानन, भारतीय जनता पार्टी ने जो डट के कर दिया कि इससे हमारा वोट बैंक खराब हो रहा है, तो ठाकुरों में निश्चित रूप से वहां नाराजगी है। मुझे नहीं लग रहा कि ठाकुर वहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। जिस प्रकार से उस सीट पर ब्राह्मण और ठाकुर जो है वो बहुल्य है और उन्हीं का वर्चस्व है, तो वहां का जो ब्राह्मण है वो किस मानसिकता के साथ वोट करता है? क्योंकि सुरक्षित सीट है, वो अपने खुद ब्राह्मण या ठाकुर तो नहीं वहां से उतर सकते, तो जिस प्रकार से आपने कहा वो अपने मोहरे उतारते हैं, तो किस बेसिस पे, किस माइंडसेट के साथ वो वहां पर वोटिंग करते हैं? यानी ब्राह्मण किस मानसिकता के साथ वहां पर वोट करता है, सपोर्ट करता है? देखिए, ब्राह्मण वहां केवल ये सोचता है कि हमें ऐसा जनप्रतिनिधि मिल जाए जो हमें उपलब्ध रहे, हमारे जो काम है उनको काम को प्राथमिकता के आधार पे करे। और सबसे बड़ी चीज ये कि वहां पे ब्राह्मणों के कई गुट हैं, तो सारे ब्राह्मण एक जुट होकर कहीं चले जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे, संभव नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का एक बड़ा गुट मिलेगा, और उसका कारण ये कि वहाँ अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने श्रीराम मिश्रा को बनाया हुआ है, तो एक उनका गणित ये भी है कि हमने यहाँ पे अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग का वोट मिल सकता है, लेकिन पूरा वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी ब्राह्मणों के अलग अलग गुट हैं और वो अलग अलग लोगों को समर्थन करते हैं।
और उनका वहां पे अपना प्रभाव है, अपना लोगों में वर्चस्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर कुल मिलाकर हमने तीनों सीटों की तो बात कर ली है। अब आखिरी मेरा सवाल यही होगा कि पिछली बार 3 की 3 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई थी। इस बार आपका समीकरण क्या कह रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, कितनी सीटें? मुझे लगता है कि 3 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटें। कहाँ नुकसान होता दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी वहां तो बिदुना में नहीं जीत रही। बिदुना में जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सुधाकर त्रिपाठी जी जुड़े थे जो औरैया के निवासी भी हैं और कई चुनाव उन्होंने देखे हैं, बहुत बखूबी से उनको समझा भी है। तो उसी के आधार पर आज उन्होंने पूरा विश्लेषण किया कि औरैया में किस प्रकार की स्थिति बन रही है, क्या कुछ स्थितियां तीनों सीटों पर बन रही है और उनके आधार से जिस तरीके से वो इस चुनाव को फॉलो कर रहे हैं, औरैया को फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी को वहां से 2 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है और 1 का नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। तो रण 403 में आज हमने औरैया विधानसभा की बात की है। अब फिर किसी दूसरे एपिसोड में किसी विधानसभा पे चर्चा करेंगे। आप देखते रहें जेएमडी न्यूज। नमस्कार। राम भक्तों पर गोलियां चलती थी और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।